19 नवंबर के बाद से हूती रेबल्स लगातार रेड सी में कमर्शियल व्हीकल्स पर ड्रोन और मिसाइल से हमला कर रहे हैं और कुछ वेसल्स को तो सीज भी कर लिया है। और हूतीस ये कह रहे हैं कि ये सब वो जो रेड सी में कर रहे हैं वो हमास के सपोर्ट में कर रहे हैं जो इसराइल के खिलाफ गाजा में लड़ रहे हैं। इस कन्फ्लिक्ट में हूतीस का एक ही मेन गोल है, वो है ग्लोबल इकोनॉमी को इफेक्ट करना, ताकि वो इससे इंटरनेशनल कम्युनिटी पर प्रेशर लगा सके और इंटरनेशनल कम्युनिटी इसराइल को गाजा में बम्बार्डमेंट करने से रोक ले। और हूतीस के इस ट्रेंड का असर दिख रहा है क्योंकि रिसेंटली ही यूएस ने अपने सबसे बड़े ओपोनेंट चाइना से रिक्वेस्ट की है कि वो इस सिचुएशन को लेकर ईरान से बात करे। और इसराइल हमास का वार जो पिछले 3 महीने से चल रहा है, अब इसका इम्पैक्ट सिर्फ 2 कंट्रीज पर नहीं रहा, ये पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुका है और ग्लोबली भी इसका असर नजर आ रहा है। इसके रिस्पॉन्स में वर्ल्ड की बड़ी कंटेनर शिपिंग कंपनी जैसे डेनमार्क की मर्स्क, जर्मनी की हेपाक्लॉयड और चाइना की कोस्को ने भी रेड सी के थ्रू जाने वाली सभी शिपमेंट्स बंद कर दी हैं। इसके अलावा यूके बेस्ड जायंट ऑयल कंपनी बीपी ने भी अपनी तमाम शिपमेंट्स बंद कर दी हैं। जहां इस रूट से हर दिन तकरीबन 7 मिलियन बैरल ऑयल ट्रांसपोर्ट होता था, लेकिन रेड सी में टेंशन बढ़ने की वजह से बहुत सी कंपनीज ने अपना प्राइमरी रूट चेंज कर दिया है और दूसरा रूट अपनाया है जो इससे बहुत ज़्यादा लंबा है। हूतीस मिलिट्री ग्रुप जिसका असली नाम अंसारुल्लाह है, लेकिन इस ग्रुप को इसके फाउंडर हुसैन अल हूती के नाम से जाना जाता है। इस ग्रुप को 90s में माइनॉरिटी शिया मुस्लिम कम्युनिटी ज़ैदीस के कुछ मेंबर्स ने बनाया था। इनिशियली ये एक कल्चरल रिवाइवल मूवमेंट था ज़ैदी कम्युनिटी का उस टाइम के सऊदी बेग गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि वो शिया ज़ैदी कम्युनिटी के कल्चर और रिलीजियस हेरिटेज को सप्रेस कर रहे थे। इसके बाद से हूती रेबल्स 2010 तक यमनी गवर्नमेंट के साथ रिवोल्ट करते रहे और 2011 में अरब स्प्रिंग रिवॉल्यूशन के दौरान यमनी पॉपुलेशन ने मास प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए और उस टाइम के प्रेसिडेंट अली अब्दुल सालेह को रिजाइन करने पर मजबूर कर दिया, जो पिछले 30 सालों से इस कंट्री पर रूल कर रहा था। सालेह के रिजिग्नेशन के बाद मंसूर हादी यमन के नए लीडर बन गए, जिसको सऊदी गवर्नमेंट बैक कर रही थी। और 2014 में अली अब्दुल सालेह ने हूतीस के साथ अलायंस बनाया और हूतीस को यमन के कैपिटल सना को कैप्चर करने में मदद की और अभी भी ये हूतीस के कंट्रोल में है। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अभी तक इसको यमन की लेजिटिमेट गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं किया है। हूतीस के जस्ट पावर में आने के बाद ही यमन में सिविल वार शुरू होता है और सऊदी बेग गवर्नमेंट के साथ कन्फ्लिक्ट की वजह से हूतीस के रिलेशन ईरान के साथ क्लोज होने लगते हैं और ईरान इन्हें सब्सटेंशियल फंडिंग और वेपन्स प्रोवाइड करता है। यूएन के मुताबिक इस सिविल वार में तकरीबन 4 लाख लोग मर चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर माल न्यूट्रिशन, अनसेफ वाटर और पुअर मेडिकल सर्विस की वजह से मर गए हैं। ये सिविल वार अप्रैल 2022 को जाकर खत्म होता है, जब यूएन हूतीस और सऊदी बेग गवर्नमेंट को सीज फायर डील करवाने में कामयाब होती है। करंटली हूतीस यमन की 1/3 टेरिटरी और 70% पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। हूतीस की आइडियोलॉजी वर्ल्ड अफेयर्स को लेकर हमेशा से क्लियर थी। इनका ऑफिशियल स्लोगन इनकी आइडियोलॉजी को पूरी तरीके से क्लियर करता है। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि हूती रेबल्स को ईरान की डायरेक्ट प्रॉक्सी कहना सही नहीं है। हूतीस के रिलेशंस ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं और ईरान इनको सपोर्ट भी करता है, लेकिन इनके अपने डिफाइंड इंटरेस्ट भी हैं जो पिछले 2 महीनों से पूरी तरह रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। लेकिन बाहर की दुनिया ये सोचती रह गई कि ये सिर्फ यमन की गवर्नमेंट के लिए खतरा है और पॉलिसी मेकर्स ने भी हूतीस के इंटरनेशनल गोल को अंडर एस्टिमेट किया। अक्टूबर 7 के हमले के बाद इसराइल लगातार गाजा पर हमला कर रहा है और इसमें ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, इराक में हशद शाबी और सीरिया में अल असद रिजीम लगातार इसराइल और यूएस मिलिट्री बेस पर अटैक कर रहे हैं। और रिसेंटली ही सीरिया बॉर्डर के करीब नॉर्थ ईस्ट जॉर्डन में एरियल ड्रोन अटैक में 3 अमेरिकन सर्विस मेंबर्स मर गए हैं और कुछ जख्मी भी हुए हैं। लेकिन ईरान गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया था कि वो इस वॉर में डायरेक्टली इंटरवीन नहीं करेंगे। इन सभी ग्रुप्स में से हमास का साथ देने के लिए हूतीस पूरी तरह से इस कन्फ्लिक्ट में आगे आए हैं। अक्टूबर के बाद से हूतीस इसराइल पर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहे हैं, जो इनसे तकरीबन 2200 किलोमीटर दूर है। इससे पहले हूतीस ने सऊदी और यूएई पर भी ड्रोन और मिसाइल्स अटैक किए हैं, लेकिन इसराइल और यूएस नेवल शिप्स जो रेड सी में हैं उनके अगेंस्ट मिसाइल लॉन्च करने के बाद
हुतीस की कैपेबिलिटी पूरी तरह से दुनिया के सामने आई है। और हुतीस ने अपना पहला मेजर अटैक 19 नवंबर को किया था, जब इन्होंने एक कार्गो शिप गैलेक्सी लीडर को हाईजैक कर लिया था जो टर्की से इंडिया जा रहा था। हुतीस ने इस शिप पर हेलीकॉप्टर के जरिए अपने स्पेशल फोर्स को शिप के डेक पर ट्रांसपोर्ट किया था और शिप के क्रू को बंदी बनाकर शिप को वापस हुतीस कंट्रोल पोर्ट ऑफ हुदैदा ले गए, जो वेस्टर्न यमन में पड़ता है। इसके बाद से हुतीस 100 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले कर चुके हैं और 12 से ज्यादा कमर्शियल वेसल्स पर हमला कर चुके हैं, जिनका कनेक्शन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसराइल के साथ है। इस सब का ग्लोबल ट्रेड में बहुत ज्यादा असर हो रहा है। एनुअली जहां रेड सी से 1700 से ज्यादा शिप्स पास करती थी, लेकिन रेड सी में टेंशन बढ़ने की वजह से बहुत सारी शिपिंग कंपनीज ने अपने रूट चेंज कर दिए हैं और वहीं इस रूट से जाने वाली सभी शिप्स का इंश्योरेंस प्रीमियम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तकरीबन 12% ग्लोबल ट्रेड और 10% मैरीटाइम ऑयल ट्रेड रेड सी से होकर जाता है। इस वाटर बॉडी को दो इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट्स डिफाइन करते हैं। नॉर्थ में इजिप्शियन स्वीज कनाल और साउथ में बाब अल मंदब स्ट्रेट, जिसे गेट ऑफ टीयर्स भी कहा जाता है, जो यमन और जिबूती के बीच पाया जाता है। ये दुनिया का सेकंड मोस्ट डेंसली यूज्ड ट्रेड रूट है, जिसमें किसी भी तरह की डिसरप्शन ग्लोबली पूरे सप्लाई चेन को अफेक्ट कर सकती है। रिसेंटली ही 2021 में स्वीज कनाल में एक कंटेनर शिप एवरग्रीन के फंसने की वजह से ये रूट एक हफ्ते के लिए बंद हुआ था, जिसमें स्वीज कनाल अथॉरिटी ने इस कंपनी से $1 बिलियन का कंपनसेशन फीस मांगा था। लेकिन करंट सिचुएशन के हिसाब से तो ये प्राइमरी शिपिंग रूट बहुत टाइम के लिए डिस्टर्ब रहेगा, जिसके बहुत सीरियस कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। इजिप्ट जैसी कंट्रीज पर तो इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा, जो एनुअली स्वीज कनाल ट्रांजिट फी से लगभग $9 बिलियन अर्न करती है। और रिसेंटली दूसरी यूरोपियन कंट्रीज मिडल ईस्ट से अपना ऑयल और नेचुरल गैस शिप्स पर ट्रांसपोर्ट करने पर जोर दे रही थी, ताकि वो रशियन पाइपलाइंस पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर सके। और वहीं रशिया अपने ऑयल एक्सपोर्ट्स इंडिया, चाइना और दूसरी एशियन मार्केट्स में इंक्रीज कर रहा था, जिसमें ज्यादातर ऑयल कमर्शियल शिप्स रेड सी के थ्रू ले जाती हैं। और जब से यूके बेस्ड जायंट ऑयल शिपिंग कंपनी बीपी ने अपने नेचुरल गैस की शिपमेंट रेड सी से सस्पेंड कर दी है, यूएस में नेचुरल गैस की प्राइस 7% तक बढ़ चुकी है। और अर्ली दिसंबर के बाद से रेड सी के थ्रू जाने वाली कंटेनर शिपिंग की प्राइस भी 173% बढ़ गई है। ऑलरेडी शिपिंग इंडस्ट्री कोविड पेंडेमिक के बाद से लेस मैन्युफैक्चरिंग और नॉर्मल कंज्यूमर डिमांड की वजह से एक टफ टाइम फेस कर रही है, और इसके ऊपर ये करंट सिचुएशन चीजों को और खराब कर रही है। और ग्लोबली बाब अल मंदब स्ट्रेट एक लौता ग्लोबल शिपिंग चोक पॉइंट नहीं है जो स्ट्रेस में है। ड्रॉट्स की वजह से पनामा कनाल भी अपनी कैपेसिटी बहुत रिड्यूस कर चुका है। ग्लोबली शिपिंग कंपनीज लगातार वेस्टर्न वर्ल्ड पर दबाव डाल रही है कि वो हुतीस के अगेंस्ट एक्शन ले, और रिसेंटली ही 12 जनवरी को यूएस और इसके एलाइज ने हुतीस के नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस पर अटैक किया था, जिसमें हुतीस मिलिट्री साइट्स को टारगेट किया था, जहां से हुती रेबल्स रेड सी में कमर्शियल वेसल्स पर मिसाइल अटैक कर रहे थे। यूनाइटेड किंगडम के साथ ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और नीदरलैंड ने भी इस अटैक में उनका साथ दिया है, लेकिन इनका रोल अभी तक क्लियर नहीं है। और हुतीस क्लेम करते हैं कि इस अटैक में इनके 5 मिलिट्री पर्सन्स मर गए हैं और 6 जख्मी हैं। इसके बाद भी हुतीस लगातार इजराइल ओन्ड वेसल्स और यूएस नेवल शिप्स को टारगेट कर रहे हैं। यूएस और इसके एलाइज हुतीस और इसके सपोर्टर ईरान के साथ फुल फ्लैश्ड वार नहीं चाहते, और वहीं हुतीस इसके कॉन्सिक्वेंसेस जानने के बावजूद भी रेड सी में इस टेंशन को जारी रख रहे हैं, क्योंकि इससे वो बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। यूएस का हुतीस के अगेंस्ट ये एक्शन और फ्यूचर में कोई भी और एक्शन हुतीस को ग्लोबल स्टेज पर आगे ले जाएगा और इनकी लेजिटिमेसी और प्रेस्टीज को और बढ़ाएगा। जॉन अल्टरमैन, जो मिडिल ईस्ट प्रोग्राम में सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के डायरेक्टर हैं, वो कहते हैं कि हुतीस रेड सी में जो भी एक्शन ले रहे हैं वो अपनी मर्जी से ले रहे हैं, न कि ईरान के कहने पर। इसमें हुतीस का मेन टारगेट ग्लोबल इकोनॉमी है, क्योंकि अगर वो रेड सी पर सिचुएशन को इसी तरह बनाए रखेंगे तो शिपिंग कंपनीज अपना प्राइमरी रूट डाइवर्ट करेंगी, दूसरा रूट अपनाएगी जो इससे बहुत ज्यादा लंबा है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल्स और एनर्जी सोर्स और एक्सपेंसिव हो जाएंगे, जिससे ग्लोबल इन्फ्लेशन और बढ़ेगा।
इसमें ईरान और हुतीस ये उम्मीद कर रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी पर इस अटैक की वजह से ग्लोबल ओनर्स इसराइल पर प्रेशर डालेंगे कि वो जो गाजा में वॉर चल रहा है उसे रोक दें। हुतीस ये भी क्लेम करते हैं कि अगर इसराइल ये वॉर खत्म करता है तो वो भी रेड सी में अटैक करना बंद कर देंगे। लेकिन इसराइल की गवर्नमेंट और इसके पीएम बेंजामिन नेतन्याहू रिपीटेडली ये कह रहे हैं कि किसी भी इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद भी वो हमास के अगेंस्ट वार नहीं रोकेंगे। वो तब तक इस वार को जारी रखेंगे जब तक हमास एज ए ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट गाजा से कम्प्लीटली डिसमेंटल और डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती। और नेतन्याहू ने अर्ली जनवरी 2024 में ये भी कहा था कि इसराइल और पूरी दुनिया को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये एक लंबी जंग होगी।